स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी विद स्मृति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि हमारा जो टेस्ट का जो स्टार्ट किया गया है कि हर दिन जो है टेस्ट चलेगा, तो उससे रिलेटेड जितना भी साइंस का क्वेश्चंस है उसको हम लोग डील करेंगे। तो क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको आंसर की तो वगैरह प्रोवाइड किया गया है, लेकिन मेरा काम है कि उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देना आपको, ताकि आसपास की चीज़ें जो है आसानी से आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1 नैनोमीटर में कितना, बेसिकली सेंटीमीटर में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। अगर इसका यूनिट में अगर हम देखेंगे तो मीटर होता है, और हम सबको पता है कि मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कहीं पर भी जो ऑप्शन है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब कि जो 1 नैनोमीटर जो 10⁻⁹ मीटर होता है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। अब अगर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, तो 10 आ जाएगा -7 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। कैसे किए वो समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और अपने को पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले अपने को पता ये होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁹ मीटर। इसके अलावा एक एंगस्ट्रम भी पूछ सकता है, एंगलस्ट्रम। तो इसका वैल्यू अगर आपसे पूछते हैं तो 10⁻⁻10 मीटर। इसके अलावा आपको पीको भी पूछ सकता है, पीको मीटर पूछ सकता है, पीको किलोग्राम पूछ सकता है। तो ये होता है 10⁻12। जब भी वैल्यू आ जाए, पीको मीटर रहे तो 10⁻12 हो जाए, ग्राम में रहे 10⁻12 ग्राम हो जाए। तो पीको वर्ड जैसे ही ये वर्ड आ जाए आपको, पीको पीको मतलब समझ जाना है 10⁻12। चलिए अब आगे एक और हम लोग देखते हैं। इसके अलावा फेमटो पूछ सकता है, इसके अलावा आपसे फेमटो पूछ सकता है। तो जब भी फेमटो पूछे तो फेमटो का मतलब होता है सीधा सीधी 10⁻⁻15। 10⁻⁻15 मीटर में रहे तो फेमटो मीटर रहेगा, ग्राम में रहे तो फेमटोग्राम रहेगा। यानी कि फेमटो शब्द जैसे ही आएगा उसका मतलब होगा 10⁻15। इसी के बाद अट्टो अगर रहेगा तो अट्टो तक ही मैक्सिमम ज्यादा पूछा जा सकता है, तो अट्टो का मतलब हो गया 10⁻18। इसके अलावा माइक्रो भी पूछता है, माइक्रो 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 10⁻6। तो ये सारा चीज जो है अपने को पता होना चाहिए। अब इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स जो है अपने को पता होना चाहिए कि कुछ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, थोड़ा देर पहले देख चुके हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो पता होना चाहिए कितना होता है, 1000 मीटर। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया 1 नॉटिकल माइल कितना मीटर होता है या किलोमीटर होता है, तो 1.852 किलोमीटर। अब ये नॉटिकल माइल क्या होता है ये पता होना चाहिए। देखिए नॉर्मल कंडीशन में जो हम लोग डिस्टेंस को कवर करते हैं रोड पे, उसको हम लोग देखते हैं किलोमीटर में। किसमें देखते हैं, किलोमीटर में, माइल में। लेकिन जब कोई समुद्र में जब कोई डिस्टेंस कवर किया जा रहा हो तो वहां पे किलोमीटर या माइल्स नहीं चलता है, वहां पे चलता है नॉटिकल माइल्स। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ईईजेड जिसको बोलते हैं, वो कितने किलोमीटर तक कवर करता है, तो किलोमीटर्स में पूछा जाता है। जबकि हम लोग पढ़ते हैं नॉटिकल माइल। तो 200 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी समुद्र तक, तट से, समुद्री तट से समुद्र की ओर जो बढ़ती है, वो भारत के हिस्से में आता है। तो वहां पे हमेशा आप लोग नॉटिकल माइल पढ़ते आए ज्योग्राफी में। लेकिन 1 नॉटिकल माइल अगर आपसे पूछ दिया जाए साइंस में कि क्या होता है, तो 1.852 किलोमीटर्स के बराबर होता है। ये याद होना चाहिए। इसके अलावा फिर हम लोग को एक और यूनिट पता होना चाहिए, 1 फैंटम। 1 फैंटम इज टू कितना होता है, तो 1 फैंटम का मतलब होता है 6 फीट। 1 फैंटम इज इक्वल टू होता है 6 फीट। ये अपने को पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 यार्ड में कितना होता है, तो 1 यार्ड में होता है 3 फीट। इसके अलावा कुछ और मेजरमेंट्स जैसे अपने को पता होना चाहिए कि बेसिक, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग टेस्ट सीरीज में और करेंगे। बैरल पूछ सकता है, एक बैरल में कितना लीटर्स होता है, तो इसको याद रख लेना, 158.9 लीटर्स। एक बैरल में कितना लीटर्स होता है। तो ये कुछ वैल्यूज था जिसको हमको याद रखना है हमेशा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मापन की जो इकाई है, ठीक है ना, विच ऑफ द मेजरिंग यूनिट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.39 से, तो हमको क्या मिलता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि
0.39 से हम किस इकाई को मल्टीप्लाई करने पे मेरे को इंच प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो 1 सेंटीमीटर में कितना इंच होता है अगर ये पूछा जाए तो 0.39 इंचेस होता है। ये कैसे हम डिराइव करते हैं देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले क्या देखे थे कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 इंच में मेरा होता है 2.54 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितना इंच पूछ दिया गया है तो 2.54। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, सेंटीमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कुछ मैथ्स का हिस्सा है, अगर आप मैथ्स पढ़े हैं तो मैथ्स में आराम से आप कर सकते हैं कन्वर्जन, ठीक है ना। यूनिट कन्वर्जन के लिए जो है क्लासेस पढ़ा हुआ है धुरीन ऐप पे, रिकॉर्डेड क्लासेस अगर आपको चाहिए तो वहां से आप देख सकते हैं। अब आता है वेक्टर। अब वेक्टर सिर्फ यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को डन नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस के अलावा उन सारी चीजों को भी, आसपास की चीजों को देख लेंगे। सबसे पहले समझना इस बात को, अगर अपन वेक्टर को देखते हैं, एक होता है वेक्टर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सदिश, और एक होता है स्केलर क्वांटिटी जिसको हम लोग बोलते हैं अदिश। दोनों में अंतर क्या है इस चीज को समझिएगा। मान लीजिए अगर कोई एक ऐसा चीज है जिसमें केवल और केवल परिमाण है, यानी मैग्नीट्यूड है उसका, और कुछ भी नहीं है, परिमाण है केवल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल करंट ले लिए, ठीक है ना, स्पीड ले लिए जिसको हम लोग बोलते हैं ये बोल सकते हैं गति बोल सकते हैं, गति हो गया, ठीक है ना, गति हो गया जिसको स्पीड बोल दिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग का द्रव्यमान हो गया, ठीक है ना, द्रव्यमान हो गया जिसको हम लोग मास बोल दिए, समय हो गया, टाइम हो गया। ये एक ऐसा क्वांटिटी है, एक ऐसा राशि है जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, यानी इसमें दिशा का होना ना होना उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत सारी राशियां ऐसी होती है जिसमें आपका दिशा के साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा का होना भी बहुत आवश्यक है। बिना दिशा का उन चीजों को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होता हो, वैसी राशियों को हम लोग बोलते हैं सदिश राशि, इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वैसी राशियों को बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, और स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटीज को बोलते हैं जिसमें केवल और केवल मेरा क्या होगा, केवल और केवल मेरा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उसमें कोई भी डायरेक्शन यानी दिशा का कोई भी बोध नहीं होगा। तो अब हम लोग जो है ऑलरेडी क्लासेस में जो है बहुत सारा एग्जांपल्स को कर चुके हैं कि सदिश राशि कौन सा होता है, अदिश कौन सा होता है। तो कुछ कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट्स है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्वेश्चंस में दिया हुआ है, इसके माध्यम से ही हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। अलग से देखने का समय है नहीं और इसको देखना भी नहीं चाहिए। अब इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे एक एक्सेप्शन पता चलता है, जल्दी ये चीजें लोगों को पता होती नहीं है, कि एक ऐसा क्वांटिटी, एक ऐसा राशि के बारे में बताइए जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, यानी कि परिमाण भी है और दिशा भी है, फिर भी वो क्या है, एक सदिश राशि नहीं है, एक अदिश राशि है। वो क्यों, क्योंकि उसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है वो वैलिड नहीं होता। तो उसके बारे में नहीं जानना है, बस उसके बारे में जान लेना कि कौन सा ऐसा राशि अगर आपसे पूछ ले जिसपे दिशा भी है और परिमाण भी है, फिर भी वो अदिश राशि, सदिश नहीं है, तो वो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट में अगर आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट कैसा है, अदिश राशि की सदिश राशि है, तुरंत बोलिएगा अदिश राशि है। बोलेगा क्या इसमें परिमाण और दिशा दोनों नहीं है, बोलना नहीं सर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। अदिश राशि तो वो राशि होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों जरूरी नहीं होना, केवल और केवल क्या होगा, परिमाण होगा, अदिश राशि इसी को कहेंगे। लेकिन करंट के साथ सिचुएशन अलग हो जाता है। करंट एक ऐसा राशि हो जाता है जिसमें परिमाण होता है, साथ साथ दिशा होता है, फिर भी ये अदिश राशि ही है, सदिश राशि नहीं हो पाता है। कारण इसके पीछे हम लोग बता चुके हैं, बाकी जानने का जरूरत नहीं, ये एक एक्सेप्शन है। तो चलिए हम लोग को अब देखना है कि क्वेश्चंस में क्या क्या ऑप्शंस दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शंस क्या क्या है, इसको जल्दी से हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शंस दिया हुआ है, इसमें हम लोग को देखना है कि इसमें से अदिश राशि कौन कौन सा है। चलिए इसको देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले देखिए इसमें अदिश राशि, इसमें से नॉट अ वेक्टर, यानी कौन सा इसमें सदिश नहीं है, यानी अदिश है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखें जिसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेग भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर अदिश राशि के बारे में जानना हो तो आयतन, ठीक है ना, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब का सब वेक्टर नहीं होता है, ये सब का सब क्या होता है, स्केलर होता है। तो इस चीज को याद रखना। इतना बोलने का मकसद ये था कि वीडियो को जरूर देखिए, और तेजी से समझाने का मतलब ये है कि जल्दी से जल्दी आप चीजों को कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आता है जनरली, तो ये सब एनसीईआरटी वगैरह में जो है 11th 12th में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो वहां पे हम लोग को पूरा थ्योरी नहीं जानना है, बस उसका एप्लीकेशन पार्ट जानना है।
जैसे कि अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में नहीं पढ़े तो हम लोग को बस इतना पता होना चाहिए कि जो टावर ऑफ पीसा है, अगर उसका हम डायग्राम देखना चाहेंगे तो किस तरीके का है टावर ऑफ पीसा। देखिएगा, टावर ऑफ पीसा अगर बेसिकली ये बेस है तो टावर ऑफ पीसा जो है वो तिरछा है। फिर भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टावर जो है इस तरीके से तिरछा है, लेकिन फिर भी टावर जो है इस तरफ जो है, टावर को क्या होना चाहिए था, इस तरफ गिर जाना चाहिए, लेकिन टावर गिरा नहीं। क्यों नहीं गिरता है? आज भी टावर क्या है, सीधा खड़ा है। सीधा नहीं मतलब टेढ़ा ही खड़ा है। तो इसके पीछे बेसिक रीजन ये है कि जैसे इस टावर को हम देखेंगे तो इस टावर का जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो पूरा क्षेत्रफल इसका दिख रहा है, जो वॉल्यूम बोल दो, आयतन बोल दो, ये दिख रहा है, इसका पूरा का पूरा मास जो है, सेंटर ऑफ मास एक कॉन्सेप्ट होता है। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब तक किसी भी वस्तु का सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के अंदर लाई करेगा, उस वस्तु के अंदर लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, तब तक वो बॉडी क्या होगा, तब तक वो बॉडी किसी भी तरह नहीं गिरता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे हम यूट्यूब पे अब मेरे को देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए जैसे हम खड़े हैं, खड़ा होने के बाद जैसे कि हम आगे की ओर झुक रहे हैं या पीछे की ओर झुक रहे हैं, तो क्या हम गिर रहे हैं? नहीं गिर रहे। क्यों? क्योंकि जब हम पीछे की ओर झुक रहे हैं तो मेरे को पीछे गिर जाना चाहिए, लेकिन नहीं गिर रहे। क्यों? क्योंकि हम अपने पैरों पे स्ट्रेस दे करके हम फिर भी क्या किए हुए, खड़ा किए हुए। लेकिन ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स अप्लाई हो रहा है। जब हम पीछे की ओर जा रहे हैं तो हम अपना बाकी का हिस्सा को क्या कर रहे हैं, आगे की ओर ले जा रहे हैं। यानी बॉडी का मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे है, आगे की ओर ही है, इसलिए मेरा बॉडी खड़ा है। लेकिन जब हम झुकते झुकते बहुत ज्यादा झुक जाएंगे और सेंटर ऑफ मास को हम आगे की ओर नहीं ले जा पाएंगे तो फिर क्या होगा, गिर जाएगा। क्योंकि सेंटर ऑफ मास जब तक एक पॉइंट पे मेरा लाई कर रहा है तो उस पॉइंट पे हम खड़े रह सकते हैं। सेंटर ऑफ मास मेरा यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हम यहाँ पे खड़ा नहीं रह पाएंगे, हम क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे इधर। तो सेंटर ऑफ मास ही वो रीजन है जिसकी वजह से कोई बॉडी क्या होता है, खड़ा रहता है। तो अब जैसे भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा कि ये वस्तु खड़ा क्यों है, गिर क्यों नहीं रहा है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, सर बताए थे सेंटर ऑफ मास का बात। कोई भी सेंटर ऑफ मास जब तक लगते रहेगा उसके बॉडी के अंदर, तब तक वो बॉडी कभी भी गिरेगा नहीं। तो ये सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इसके अंदर ही लाई कर रहा है। जैसे इसके बाहर आता तो बॉडी क्या हो जाता, फट से गिर जाता। तो सेंटर ऑफ मास का ये बात याद रखना है अपने को। तो अब इस ऑप्शन को देखेंगे, आसानी से हम लोग डील कर सकते हैं। इट हैज बिकम अ टेपर टॉप, कोई मतलब नहीं है। क्षेत्रफल आच्छादित करता है, इट कवर द लार्ज सरफेस एरिया, कोई मतलब नहीं है। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन द लोएस्ट पोजीशन, इसका भी कोई मतलब नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो रेखा होती है, ठीक है ना, जो वर्टिकल रेखा होती है तल के अंदर ही रहती है। द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन इनसाइड द प्लेन। यानी कि अगर हम उस ध्यान से देखेंगे उस फिगर को, यहाँ पे देखिए वापस से ध्यान से देखेंगे इस फिगर को, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास कहने का मतलब होता है एक ऐसा बिंदु जहां पे पूरा का पूरा उस वस्तु का भार जो है ये माना जाए कि वहीं पर इकट्ठा जमा है। जैसे इस टावर का पूरा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ गया, बीच, यानी बीच में ही। फिजिक्स में एक वर्ड आता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मतलब बेसिकली याद रखना है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे वैज्ञानिक जब वही कोई कैलकुलेशन करते हैं या कोई भी एस्टिमेशन करते हैं तो उसको करने से पहले एक पॉइंट को डिसाइड करना होता है कि सेंटर ऑफ मास है कहाँ पे। तो कोई भी वस्तु का पॉइंट सेंटर ऑफ मास जो होता है वो बीच में होता है। लेकिन रिंग के केस में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है, रिंग से बाहर हो जाता है। तो वो सब चीज उतना डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना जानना है जब तक कि सेंटर ऑफ मास अंदर लाई करेगा तब तक कोई भी वस्तु इधर उधर कभी भी नहीं गिरेगी, वो जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे खड़े रहेगी। कोई इंसान ऐसे खड़ा है, खड़ा होते होते झुकता है, झुकते 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 एक पॉइंट के बाद गिर जाता है, ये क्वेश्चन पूछ दे अगर, तो क्या बताइएगा, सेंटर ऑफ मास बीच में था तब तक खड़ा था, जैसे झुकता गया एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो है आगे की ओर लगने के बजाय कहाँ शिफ्ट कर गया, पीछे। तो जिधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा आदमी कहाँ होता है, उधर ही गिरता है। बिल्डिंग का सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट करेगा तो बिल्डिंग इधर गिर जाएगा, सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट करेगा तो बिल्डिंग इधर गिर जाएगा। भले दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन सेंटर ऑफ मास अगर इधर शिफ्ट कर गया तो बिल्डिंग कैसे गिरेगा, ऐसे गिर जाएगा। तो अभी जब तक इस फिगर में आप देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास बीच में, तो कभी भी बिल्डिंग कहीं भी नहीं गिरेगा। इसलिए टावर ऑफ पीसा क्या है, अपनी जगह पे खड़ा है। तो इस चीज को अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये सारा वीडियोस जो है ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से हम लोग करवा चुके हैं। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, बोल रहा है कि एक ऐसा एक डिवाइस है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम टरबाइन एंड डायनामो। इसमें बेसिकली बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, तो क्या चीज ऐसा चीज होता है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, किसमें बात कर रहा है, टरबाइन में या डायनामो में। तो टरबाइन और डायनामो में ऐसा क्या चीज लगा हुआ रहता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आखिर जो उत्पन्न हुआ ये किस चीज से हुआ, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो बोल रहा है केमिकल एनर्जी से नहीं भैया, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके अंदर डेवलप होता है, बैटरी के अंदर। बैटरी में क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया किसमें बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। सौर ऊर्जा बिल्कुल गलत है, सौर ऊर्जा भी परिवर्तन किसमें करता है,
विद्युत ऊर्जा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो कब होता है, वो इसमें नहीं होता है, वो होता है सोलर कुकर हो गया, सोलर पैनल हो गया, इस सोलर कुकर में हीट में बदलता है। इलेक्ट्रिक पैनल हो गया, ये सब में क्या होता है, जैसे कार वगैरह का बैटरी को चार्ज करने के लिए, बहुत सारे स्ट्रीट लाइट वगैरह में जो चार्ज करने के लिए बहुत बड़ा बड़ा सोलर पैनल लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो वहां पे जो होता है वो सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा परिवर्तित होती है किसमें, इलेक्ट्रिक। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। मैकेनिकल एनर्जी एक लग रहा है और एक दिख रहा है मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जो डायनामो होता है या जनरेटर होता है उसमें यांत्रिक ऊर्जा जो है बेसिकली वो परिवर्तित होता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर सी, इसको हम लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़िए, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। मार्च 2022 में 4 में जो है अमेरिकन रोवर जो है, पहले फर्स्ट अमेरिकन रोवर कौन बना था जो मार्स में बेसिकली लैंड किया था। तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या है, स्पिरिट था, ठीक है ना, स्पिरिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अग्नि के बारे में बात। अग्नि मिसाइल को अगर हम लोग को देखेंगे ध्यान से, तो अग्नि का बात जब भी आता है तो अग्नि का अगर हम देखेंगे स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, तो एक प्रोग्राम भारत सरकार लॉन्च की थी, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जब हमारा आजाद आज़ाद हुआ था तो बहुत ज़्यादा निर्भर था मिसाइलों के ऊपर, और उस समय सिचुएशन ऐसा था कि मिसाइल जो है भारत को बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लगातार जो है पाकिस्तान और चाइना के साथ वो मतलब थ्रेट तो फील कर ही रहा था कि कभी भी लड़ाई हो सकता है। तो इसको देखते हुए भारत सरकार जो है बार बार जो है मिसाइल को खरीदना बहुत महंगा पड़ रहा था। तो भारत सरकार ये चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे देश तैयार भी नहीं होता था, कि अपना एक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए जिसके अंतर्गत हम मिसाइल खुद कर क्या कर सके, डेवलप कर सके। अब इसमें सिचुएशन क्या आया, सिचुएशन ये आया कि टेक्नोलॉजी था नहीं, तो उसके लिए एक टीम बनाया गया और उसमें एपीजे अब्दुल कलाम के अंतर्गत एक प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया, IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बाकी इसके बारे में नहीं जानना है बहुत ज्यादा, बस इतना जानना है इसके अंतर्गत एक ट्रिक आता है जिसका नाम है पटना। पटना के अंतर्गत जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ये चीज याद रखना, P फॉर होता है पृथ्वी, A फॉर होता है अग्नि, T फॉर होता है त्रिशूल, N फॉर होता है नाग, और A फॉर होता है आकाश। ये 5 तरह का मिसाइल जो है बेसिकली इसको लॉन्च करने का प्लान किया गया है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इसमें से साइंटिस्ट लोग जो है 4 तरह का मिसाइल जो है बहुत अच्छे से बना पाए सक्सेसफुली। केवल एक मिसाइल जो था त्रिशूल जो था ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और त्रिशूल जो था वो शिव जी का जो त्रिशूल है उससे इंस्पायर्ड था, ठीक है ना। और त्रिशूल कहां से कहां मार करता है, सतह से आकाश की ओर। तो सरफेस टू एयर मिसाइल था, सतह से आकाश की ओर मार करने वाला मिसाइल था, ये डेवलप नहीं हो पाया। तो इसमें आपको याद रखना है कि अग्नि का उदय कहाँ से होता है, यहीं से होता है। अग्नि का बहुत सारा सीरीज आया, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। अग्नि 5 इंपॉर्टेंट क्यों है इस बात को समझिएगा। अग्नि 5 इंपॉर्टेंट इसलिए है मेरे दोस्त, क्योंकि अग्नि एक लौता ऐसा मिसाइल टेक्नोलॉजी आया जो भारत को ICBM मिसाइल टेक्नोलॉजी को मास्टर करने में मदद किया। अब क्या है ICBM मिसाइल टेक्नोलॉजी, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मिसाइल को भी पहुंचा करके मार देना। मान लीजिए हम यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ से बैठे बैठे अगर हम चाहते हैं कि यूएस में मार, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मिसाइल जा सके, ऐसा मिसाइल टेक्नोलॉजी मेरे को चाहिए था। तो अग्नि जो है 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो अग्नि 6 का बात चल रहा है, अग्नि 6 ऑलरेडी टेस्टिंग वगैरह हो गया, अग्नि 6 भी आ चुका है। तो भारत का पहला इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि अंतर महाद्वीप मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन था, तो तुरंत बताना है क्या है, ICBM। क्या बताइएगा तुरंत, ICBM। और ICBM मिसाइल जो है उसमें कौन सा पहला बना, तो अग्नि 5, अग्नि 5। और ICBM मिसाइल टेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं, जो भी मिसाइल के पास 5500 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, ICBM मिसाइल, ठीक है ना, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। चलिए, तो अग्नि 5 जो है भारत का पहला क्या है, ICBM मिसाइल। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। अब बोल रहा है कि अग्नि को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, क्या ये बात सही है, बिल्कुल। अगला बोल रहा है 5000 तक का श्रेणी का रेंज है, या अप टू 500 इट लॉन्चेस रेंज इज अप टू 5000 किलोमीटर। बिल्कुल 5500 है तो 5000 तक तो जा ही सकता है। चलिए आगे देखिए, अगला और कोई स्टेटमेंट दे रहा है, हाँ, या दुश्मनों के रडार से पहुंच से बाहर रहती है। बिल्कुल, इतना ज्यादा तेज गति होता है इसमें तो दुश्मनों को गति से बाहर रहती है।
या पूर्ण स्वदेशी नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। और आपसे पूछ रहा था गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो स्टेटमेंट नंबर डी, क्योंकि जो अग्नि 5 है उसका खासियत ये है कि पूरी तरीके से भारत के द्वारा ही इसको निर्मित किया गया। क्यों? क्योंकि अभी भी बताए थे कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत, आईजीएमडीपी प्रोग्राम के अंतर्गत, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियो अवेलेबल है, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए, वो अलग से टॉपिक ही है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फ्लोरोसेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोल रहा है कि फ्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जबकि ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। फ्लोरोसेंस क्या होता है, C60 को क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। और फ्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारा आ गया, जैसे टेफ्लॉन वगैरह, टेफ्लॉन कोटिंग वगैरह जो हम लोग करते हैं बर्तन के ऊपर, जो जिसके वजह से क्या होता है, बिना तेल का भी अगर कोई चीज़ पकाते हैं, अंडा बॉईल करते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो चिपकता नहीं, बन जाता है। तो टेफ्लॉन का जो कोटिंग किया रहता है वो क्या रहता है, बेसिकली वो फ्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो वो होता है, ये नहीं होता। फ्लोरोसेंट क्या होता है, C60। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गया, सही सुमेलित नहीं है। अदर ऑप्शंस देख लीजिए, सॉलिड आइस को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस को, कार्बन डाइऑक्साइड को ही जब हम लोग जमा देते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है। अब इसमें सारा स्टेटमेंट सही है, इसको याद रखना है। एक पॉइंट इसमें और हम लोग को याद रखना है कि जैसे कि मस्टर्ड गैस जो होता है वो पॉइजनस होता है, तो मस्टर्ड गैस में असल में ऐसा कौन सा बेसिक हमको एलिमेंट्स देखने को मिलता है, तो हमेशा याद रखना है मस्टर्ड गैस में असल में हमको क्या देखने को मिलता है, सल्फर। क्या देखने को मिलता है, सल्फर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें से सही है, डीडीटी। डीडीटी डीडीटी हम सबको पता है कि डिसइंफेक्टेंट नहीं है, ये एक इंसेक्टिसाइड था, तो ये स्टेटमेंट क्या था, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अगला बोल रहा है टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, टीएनटी का फुल फॉर्म। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानकारी ले लेना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग को जानना है, चलिए इसको हटा देते हैं, टीएनटी। टीएनटी टीएनटी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ देगा कोई क्या होता है, तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन, टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ये क्या है, एक विस्फोटक है, याद रखना है, क्या है, एक विस्फोटक है। इसके अलावा कुछ विस्फोटक हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं, टीएनजी, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। एक और विस्फोटक हम लोग देख लेते हैं, टीएनपी, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। अब इसी का कुछ कुछ और नाम भी है जिसको हम लोग को याद रखना है। टीएनजी को हम लोग नोब ऑयल के नाम से भी जानते हैं, नोब ऑयल के नाम से भी जानते हैं। ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों का तीनों जो है मेरे दोस्तों बहुत पावरफुल जो है एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक पदार्थ है, बहुत पावरफुल विस्फोटक पदार्थ है। तो ये तीनों का नाम जो है अपने को याद रखना है। अब इसी में एक और चीज पूछा जाता है कि एमाटॉल क्या होता है, भैया आप एक बात बता दो, एमाटॉल क्या होता है, एमाटॉल क्या होता है। एमाटॉल भी एक विस्फोटक पदार्थ है जो किससे बनता है, टीएनटी प्लस अमोनियम, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। बहुत शानदार क्लासेस होगा यार, आप लोग कंटिन्यू जो है करते रहिए वीडियो। इसमें अगर आप क्लासेस भी जो कंप्लीट नहीं किए हैं ना, तो सारा क्लासेस का क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से करना है, तो अगेन जो है आप वीडियोस को जा करके जो है स्टडी विद स्मृति धुरीना के साथ जो है वीडियोस बहुत सारा हमारा जो प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है, वहाँ पे जा करके आप सारा वीडियोस को जो है देख सकते हैं। स्टडी विद स्मृति ऐप पे भी वीडियोस को वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो टीएनटी प्लस अमोनियम नाइट्रेट, ये क्या बन जाता है मेरा, एमाटॉल। इसके बाद मेरे को थोड़ा बहुत और हम लोग को कुछ पता होना चाहिए कि जैसे कि हमारा ये जो बंदूक का जो गोली होता है, तो गोली के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक बारूद भरा हुआ रहता है, तो वो कौन सा सब्सटेंस रहता है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो उसको हम लोग बोलते हैं गन पाउडर, क्या बोलते हैं, गन पाउडर, बंदूक में पाया जाने वाला बारूद, बंदूक में पाया जाने वाला बारूद। तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है पोटेशियम नाइट्रेट। वो क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। ये सब का सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए और याद होना चाहिए। ये क्या होता है, गन पाउडर, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इतना सारा चीज याद होना चाहिए। अब इसमें कुछ कुछ चीज और है जिसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए अगला हम लोग को थोड़ा सा इसके बारे में और पता होना चाहिए, जैसे कि डायनामाइट, डायनामाइट डायनामाइट के बारे में अगर हम देखना चाहेंगे तो डायनामाइट असल में क्या चीज से बना होता है।
तो डायनामाइट में एक टीएनजी नाम का, जो भी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे विस्फोटक, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंग्रेडिएंट्स है डायनामाइट बनाने के लिए। और डायनामाइट के जनक किसको बोला जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट के जनक के रूप में जाना जाता है। और एक लास्ट विस्फोटक जो बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर है, जिसके बारे में हम लोग को पता ही होना चाहिए, वो है हमारा RDX। इसका फुल फॉर्म है रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव। रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव। अब इसका बहुत सारा नाम है, जैसे पूरी दुनिया में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इंडिया पाकिस्तान ये रीजन में हम लोग RDX जानते हैं। इसके अलावा T4 के नाम से भी जाना जाता है इटली में इसको, ठीक है ना। इसके बाद इसको साइक्लोनाइट के नाम से भी जाना जाता है, साइक्लोनाइट, ठीक है, साइक्लोनाइट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये साइक्लोनाइट के नाम से US वगैरह में जो है इसको जाना जाता है। तो RDX जो हो गया रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव, और ये भी क्या है? एक बहुत पावरफुल एक्सप्लोसिव है। और ये दिखने में कैसा रहता है? इसको कभी कभी हम लोग प्लास्टिक एक्सप्लोसिव भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत चमकीला होता है। प्लास्टिक एक्सप्लोसिव एकदम व्हाइट कलर का पाउडर रहता है और बहुत ज्यादा जो है चमकीला होता है, लेकिन सबसे पावरफुल जो है एक्सप्लोसिव होता है, RDX जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये विस्फोटक के ऊपर जो है छोटा सा हम लोग का लेक्चर टाइप का हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। LSD RDX इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोसिव। तो कौन सा कथन सही था? तो ये क्या है? कथन ऑप्शन नंबर C सही है। और LSD जो हो गया एक क्या हो गया? एक हैलुसिनेशन एजेंट हो जाता है। इसको लेने से क्या होता है? नशा टाइप का आपको फील होगा, ठीक है ना। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल गलत है। एंटीवायरल नहीं है, ये एक ड्रग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का अब 90 देखते हैं। चलिए, पारा बैगनी किरणें जो है, जिसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेस बोलते हैं, उसको रोकने के लिए कौन सा ग्लास सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है, अच्छे तरीके से रोक लेता है? तो यहाँ पे तो वन लाइनर फैक्ट हो गया कि क्रूक्स ग्लास जो होता है सबसे बेस्ट होता है इस तरीके का रेस को जो है रोकने के लिए। अब इसमें एक चीज अपने को पता होना चाहिए कि इसमें बेसिकली ऐसा चीज क्या पाया जाता है। तो इसमें सिलीनियम ऑक्साइड जो है बेसिकली वो पाया जाता है। इस वजह से क्या होता है? क्रूक ग्लास जो है अल्ट्रावायलेट रेस को जो है बहुत अच्छे से रोक पाता है। अब अल्ट्रावायलेट रेस जो होता है, जिसको हम लोग यूवी किरणें भी बोलते हैं, यूवी किरणें जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। यहाँ पे तो बहुत सारा अच्छे से डिटेल से बताना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चलिए बता देते हैं शॉर्ट में कि UVC जो होता है ये सबसे घातक होता है। इसमें से पारा बैगनी किरणों को 3 हिस्सों में जो है बांटा जा सकता है, UVA, UVB, UVC। जो UVA होता है वो बहुत कम घातक होता है, UVB थोड़ा ज्यादा घातक होता है, UVC बहुत घातक। तो अगर आपसे पूछेगा कि कैंसर का असल कारक कौन होता है, UVA, B या C, अगर डिटेल में पूछ लिया तो पता होना चाहिए कैंसर का असल मेन कारक क्या है, UVC, पाराबैगनी C टाइप की। ये इसका इंटेंसिटी, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है ना, वेवलेंथ काफी इसका कम होता है। इस वजह से सबसे खतरनाक और सबसे घातक कौन सा होता है? पाराबैगनी किरणें C। और B और C, A का खासियत क्या होता है? B और A जो होता है उतना पावरफुल नहीं होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि पाराबैगनी किरणों को रोकने का काम कहाँ पे होता है? समतापमंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। और कौन सी गैस इसको रोकने में सक्षम होती है? ओजोन। तो ओजोन UVA, B और C में से किसको रोकती है? 100% C को रोकती है, याद रखना। और B को 90% तक, 90 से 95% तक B को भी रोकने में सक्षम है। लेकिन ओजोन की जो किरणें होती है अल्ट्रावायलेट रेज A टाइप वाले को कभी नहीं रोकती। और क्या ये खाली नुकसानदेह है? नहीं, इससे फायदा भी होता है। ये भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी किरणें हैं जिसका प्रयोग करके हम अगर निश्चित मात्रा में उसका प्रयोग करें तो हम जो है विटामिन D का जो है संश्लेषण करा सकते हैं अपने त्वचा के अंदर, ठीक है ना। संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं बोलेंगे, बेसिकली उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम अपने बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर किसी को विटामिन D का कमी हो गया, विटामिन D का कमी हो गया तो उस वजह से क्या होता है कि हड्डियां जो है कमजोर हो जाती है। तो उसको अगर निश्चित मात्रा में डॉक्टर जब देखता है कि बहुत ज़्यादा कमी हो गया तो उसके लिए ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। तो उसमें भी पाराबैगनी किरणों को इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज़ को याद रखें। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेज एग एंड डज नॉट प्रोड्यूस? कौन सा जो है केवल डायरेक्ट जो है अंडा देता है और बेबी को जो है डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं एकिडना। एकिडना जो बेसिकली एक ऐसा चीज प्रजाति होता है जो डायरेक्ट जो है बच्चों को जन्म नहीं देता है, वो अंडा देता है। तो इस टाइप का प्राणी को एक और नाम दिया गया है ओविविपेरस। ओविविपेरस। तो ये इस टाइप का चीजें जो होती है, प्राणी जो होता है, एक विविपेरस होता है, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। ओविपेरस हो गया तो डायरेक्ट बच्चों को जन्म नहीं देता है, वो क्या करता है? अंडा देता है। और ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए
आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92। कौन सी व्हेल की ऐसी प्रजाति है जिसका दांत जो होता है सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़े दांत वाले स्पीसीज में उसका आकार भी सबसे बड़ा होता है? तो याद रखना, स्पर्म व्हेल बहुत खतरनाक होती है, ठीक है ना। इवन कि ये व्हेल का भी शिकार करती है स्पर्म व्हेल। और व्हेल का जो है साइज से ऑलमोस्ट, व्हेल का साइज इससे 10 गुना बड़ा होता है, ऑलमोस्ट 10 गुना, 7 से 8 10 गुना होता है। और ये साइज में काफ़ी छोटी होती है उनके तुलनात्मक, लेकिन फिर भी बहुत घातक होती है। और इनका जो दांत होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, व्हेल तक का शिकार कर देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस बायोलॉजिकल इंडिकेटर? प्रदूषण, देखिए वायु प्रदूषण जो है एक बहुत बड़ा समस्या है, ठीक है ना। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम लोग वातावरण में देख करके, क्या ऐसा चीज़ देख करके हम लोग उसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ यहाँ का वातावरण जो है प्रदूषित है। इसके लिए हम लोग का जो सबसे लाइकेंस, लाइकेंस जो है एक इंडिकेटर होता है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर बोलते हैं इसको। देख करके लोग क्या कर सकता है, तुरंत पहचान सकता है कि कहाँ पे जो है स्तर, किस तरीके का पोल्यूशन का स्तर है। अगर इसका मात्रा कम होगा इसका मतलब वायु कैसा है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। और इसकी मात्रा अधिक होगी तो मतलब वायु क्या है, कम प्रदूषित है। और लाइकेन का इस्तेमाल एक जगह हम लोग और करते हैं। लाइकेन का इस्तेमाल हम लोग किसी भी सोल्यूशन का बारे में पता करने के लिए कि वो अम्लीय है या क्षारीय है, एसिडिक है या बेसिक है, उसका पता करने के लिए भी हम लोग इसको याद रखते हैं। अगर कोई भी सोल्यूशन लाल से, रेड से अगर ब्लू हो जाता है, अगर हम एक ऐसा लाइकेन यानी लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं, लिटमस पेपर में क्या रहता है, बेसिकली लाइकेंस रहता है। तो लिटमस पेपर जो होता है अगर उसका इस्तेमाल करते हैं और लिटमस पेपर अगर मेरा लाल रहता है और लाल से वो बदल जाता है ब्लू रंग में, इसका मतलब सोल्यूशन कैसा है मेरा, क्षारीय है, यानी कैसा सोल्यूशन है, बेसिक है। और अगर मेरा किसी भी तरीके से ब्लू से कन्वर्ट हो जाए किसमें, रेड में, ब्लू से किसमें परिवर्तित हो जाए, लाल रंग में, तो ब्लू से लाल में परिवर्तित हो जाता है, इसका मतलब मीडियम कैसा है मेरा, एसिडिक। अब बहुत बार क्या होता है, कंफ्यूजन होता है लोगों को कि सर एक बात बताइए मेरे को, कैसे लाल और ब्लू कैसे याद रखें कि कौन एसिड होगा कौन बेस होगा। तो इसका एक ट्रिक जो हम बहुत अच्छे से यूज़ करते थे अपने समय में, और आपको भी बोलेंगे यूज़ करो। सबसे बेहतरीन तरीका होता है इसके लिए कि क्या करो आप, खतरा को कभी भी हम लोग जो आइडेंटिफाई करते हैं वो किससे करते हैं, खतरा कोई भी चीज़ होता है तो लाल रंग देख करके तुरंत दिमाग में आता है कि खतरा है। घर में वायरिंग करते हैं तो जो गर्म तार होता है जिसको लाइव वायर बोलते हैं, गर्म तार का वायरिंग में क्या बोला जाता है कि लाल रंग का इस्तेमाल करना है। जो ठंडा वायर होता है, न्यूट्रल जिसको बोलते हैं, उसमें ब्लैक यूज़ करते हैं। और जो अर्थ वायर होता है उसके लिए हम ग्रीन यूज़ कर लेते हैं। कहीं पर भी खतरा का निशान लगा रहता है तो रेड कलर से खोपड़ी बना हुआ रहता है, कंका। तो इस चीज़ को याद रखना है। एसिड जो होता है बहुत ज़्यादा, मतलब अमूमन जो एसिड जो होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, तो खतरा होता है। तो कोई भी चीज़ लाल हो जाए इसका मतलब क्या है, एसिड है। और ब्लू हो जाए तो क्या हो जाए, ब्लू हो जाए तो बेस है। लेकिन ये हर चीज़ के लिए सही नहीं है, हल्दी में अलग कलर मिलेगा, ठीक है ना। फिनॉक्थिलीन में कलरलेस आ जाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग कलर्स जो है देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मिथाइल ऑरेंज में अलग कलर आ जाएगा। तो इससे आप जज नहीं कर सकते, बट बेसिक एक आइडिया रखना है। लिटमस वाले केस में तो ये पूरा 100% सक्सेसफुल हो जाता है कि लाल में अगर कन्वर्ट हो जाए ब्लू से तो कैसा है, एसिडिक है। और लाल से बदल जाए किसमें, ब्लू में, तो मीडियम कैसा है, क्षारीय। इस चीज़ को याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पपीता में ऐसा कौन सा कंपाउंड मिलता है, तो इसके बारे में तो ऑलरेडी जो है बहुत सारा हम लोग डिटेल में वीडियोस कर चुके हैं। इसमें हम लोग को एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है कैरिका जेनेथिन। कैरिका जेनेथिन, इस कंपाउंड की वजह से पपीता का कलर जो होता है उसमें क्या रहता है, एक येलोइश कलर आता है। और ये कंपाउंड का जितना ज़्यादा प्रेजेंस रहेगा पपीता में उतना ज़्यादा क्या रहेगा, मिठास रहेगा। और मिठास जब भी रहेगा तो याद रखिएगा, कोई भी फ्रूट्स में जो मिठास रहता है, चीनी का बहुत तरह का प्रकार होता है, उसमें मेन कारण जो होता है जो फ्रूट्स में मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रुक्टोज। फ्रूट्स में जो मिठास होता है उसमें कौन सा मिठास होता है, फ्रुक्टोज की वजह से मिठास होता है। और फ्रुक्टोज जो होता है चीनी का एक ऐसा फॉर्म है जो सबसे ज़्यादा मीठा होता है। फ्रुक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, उसके लैक्टोज होता है, माल्टोज होता है, गैलेक्टोज होता है, बहुत सारा होता है। इसके बारे में भी ऑलरेडी हम लोग एक वीडियोस जो है लेकर के आएंगे। अभी के लिए याद रखना है कि चीनी का जो सबसे मीठा प्रकार होता है वो क्या होता है, फ्रुक्टोज। और एक और होता है उसको हम लोग बोलते हैं एस्पार्टेम। एस्पार्टेम नोट करते चलिएगा। एस्पार्टेम क्या होता है, 100 गुना मीठा होता है इवन चीनी से। चीनी क्या होता है, सुक्रोज होता है। चीनी क्या होता है, सुक्रोज होता है। तो ये अभी हम लोग का विषय नहीं है, हम लोग का यहाँ पे था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस सेल ऑर्गेनेल्स की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सी रहती है। इसके बारे में अगर हम देखना चाहेंगे तो हम लोग को पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ और हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए लाइसोसोम, लाइसोसोम का मेन पर्पस क्या होता है, क्या काम होता है, फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है लाइसोसोम का याद होना चाहिए। लाइसोसोम का जो मेरा मेन फंक्शन होता है, जो मुख्य जो रोल होता है लाइसोसोम का, वो ये होता है दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए कभी सेल जब बूढ़ा हो जाता है या सेल में कभी चोट लग गया, आपको चोट लग गया, तो लाइसोसोम का काम ये होता है कि जैसे ही उसको पता चल जाए कि ये सेल जो है अब काम करने लायक नहीं बचा और ये आने वाले समय में अगर इसको हटाएंगे नहीं तो ये शरीर के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा और ये क्या करेगा, सड़ने लगेगा। तो अब काम करने लायक नहीं बचा, तो उसके लिए क्या करता है लाइसोसोम जो है, तुरंत जो है एंजाइम्स रिलीज करता है और उस सेल को क्या कर देता है, किल कर देता है। उस सेल को क्या करता है, इंस्टेंट किल कर देता है। तो यहाँ पे आपसे एक चीज और पूछा जाता है कि लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है। तो इसको कभी कभी लाइसोसोम को हम लोग स्कैवेंजर्स स्कैवेंजर्स ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं, स्कैवेंजर्स ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज को याद रखना है कि लाइसोसोम का ऐसा क्या नाम है और क्या नाम रखा गया है, तो स्कैवेंजर्स ऑफ सेल। और इसमें कौन सा एंजाइम को रिलीज किया जाता है ऐसा जिसकी वजह से ये गला देता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब एक चीज इसमें याद रखना है, कैंसर जब किसी को होता है ना, तो उसमें क्या होता है, कैंसर का मेन कारक क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल हो जाता है। अनियंत्रित तरीके से सेल की कोशिकाएं जो होती है क्या करने लगती है, मल्टीप्लाई करने लगती है। तो वहां पे जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो पोर्शन होता है सेल का, वो लाइसोसोम ही होता है। लाइसोसोम का जो स्ट्रक्चर वगैरह है, इसमें बहुत ज्यादा जो चीजें जो है परिवर्तित बदल जाती, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब ये हो जाता है। तो इस चीज को भी अपने को याद रखना। अगला, सेंट्रोसोम का क्या रोल है, याद रखिएगा। सेंट्रोसोम का जो रोल होता है बेसिकली, वो मेन फंक्शन होता है कि जब सेल डिवाइड कर रहा हो तो सेल को डिवीजन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। इसके अलावा जब सेल की यानी कोशिका का जब डिवीजन हो रहा होगा, तो क्रोमोसोम का कितना संख्या रखना है नहीं रखना है डिवाइड होने के बाद, ये कौन डिसाइड करता है, ये सेंट्रोसोम ही डिसाइड करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ पे होगा, राइबोसोम, और ये यूज करेगा, हेल्प करेगा। गोल्गी बॉडी का क्या बेसिक पर्पस होता है, गोल्गी बॉडी का एक रोल होता है कि जैसे ही क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो प्रोटीन का सिंथेसिस अच्छे से करके इसके पास भेज देता है, तो गोल्गी क्या करता है, यहाँ पे प्रोटीन का जो है रिफाइनमेंट का काम करता है, उसको और शुद्ध करता है, उसको और जो है प्रोसेस करता है। करने के बाद बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर देता है, गोल्गी बॉडी इसको भेजने का काम कर देता है। और लास्ट हम लोग का हिस्सा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या करता है, एटीपी के फॉर्म में जो भी रहता है एनर्जी उसको प्रोड्यूस करता है, और इसी को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और एटीपी के फॉर्म में जो है एनर्जी को जो है प्रोड्यूस करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। एटीपी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी। जो भी जीवित इंसान है वो जीवित इसीलिए है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली एटीपी का निर्माण कर रहा है, और एटीपी को हम लोग यूज कर रहे हैं, इसी को एनर्जी करेंसी के रूप में हम लोग जानते हैं। और एक वर्ड हम लोग को याद रखना है, एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट। लास्ट एक पार्ट है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि एटीपी के फुल फॉर्म को एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। तो इसमें जल्दी से हम लोग को याद रखना है गोल्गी बॉडी का क्या रोल होता है, नहीं होता है, बेसिक। बाकी क्लासेस में तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको डील ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, और कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है। कंचन, कंचन जो है किसका इंप्रूव्ड वेराइटी है, तो ये तो स्टैटिक जीके का मतलब पोर्शन होंगे, करंट अफेयर में भी दिख सकता है कि ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ आंवला का जो है एक इंप्रूव्ड वेराइटी। चलिए आगे, इसी में क्वेश्चन और पूछा जाता है जब हम यहाँ पे आए कि ग्रेप्स में सबसे ज्यादा क्या मात्रा का मतलब क्या चीज का मात्रा पाया जाता है, तो ग्लूकोज का। ग्रेप्स में ग्लूकोज का मात्रा काफी ज्यादा पाया जाता है, इसलिए शुगर पेशेंट वगैरह को ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज नहीं मतलब ग्रेप्स जो अंगूर खाने से मना किया जाता है, बहुत ज्यादा जो है ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। और एक ऑप्शन और आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए ये ग्रेप्स हैं, यहाँ पे अंगूर हैं, अमरूद हैं, आंवला है, आम है, इन चारों में से सबसे बेहतर जेली किससे बनेगा, जैम जेली बचपन से हम लोग खाते आए, तो इस सब में से सबसे बेहतर जेली जो बनता है अमरूद से बनता है। कारण क्या है, तो अमरूद में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब चीज़ का मात्रा पाया जाता है, और इस तरीके का चीज़ जो है बहुत अच्छे से जो है जब जेली बनता है तो जेली का गाढ़ापन को मेंटेन करने के लिए ये सब का मात्रा अधिक होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में
जेली किस चीज़ का इस्तेमाल करके बनाया था, तो गुआवा का। इसका जेली बनाने से क्या होता है, बहुत अच्छा टाइप का जो है हमको जेली देखने को मिलता है, गाढ़ापन रहेगा उसमें। चलिए 96 तक हो गया। 97, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो बॉडी के अंदर जो है हमारा सिंथेसिस होता है, ठीक है ना। तो विटामिन ए हम सबको पता है कि इसका सिंथेसिस बॉडी के अंदर में हमारा इंटेस्टाइन में होता है। इसके बारे में फिर हम लोग आगे डिटेल से पढ़े हैं नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ पे बात आता है कि क्लोरोफिल स्टेटमेंट है कौन सही से मैच नहीं है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। हेमोग्लोबिन में मेन एटम क्या होता है, आयरन होता है, ये क्या, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। खाने का जो नमक होता है सोडियम टेबल सॉल्ट, इसको क्या बोलते हैं, NaCl, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कपड़े धोने के लिए पोटेशियम यानी वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा होता है, और एक होता बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, और एक होता है खाने वाला कपड़ा धोने वाला सोडा। इसमें सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है ना, Na2CO3 होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। तो इस चीज़ को हम लोग को याद रखना है। और क्लोरोफिल का बहुत बार क्या होता है कि क्लोरोफिल का जो है फॉर्मूला वगैरह भी पूछ सकता है, तो इस फॉर्मूला को याद रखना है, C55H72O5N4Mg यानी मैग्नीशियम। तो इस फॉर्मूला को अपने को क्या करना है, याद रखना है। जल्दी से अब इस वीडियो को जल्दी से हम लोग 98 तक पहुंच गए हैं। 99, इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग को डिटेल में समझना है। फ्यूल यूज्ड इन डीजल इंजन, डीजल इंजन में जो ईंधन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करना। डीजल इंजन में ऑब्वियसली बात है पेट्रोल तो मिलेगा नहीं, डीजल मिलेगा। डीजल अपने आप जल जाएगा कि एयर का मिक्सचर चाहिए होगा। कोई भी चीज़ दुनिया में जो जलता है, रासायनिक प्रक्रिया करता है, जलता है, उसके लिए उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो डीजल इंजन में क्या होगा, डीजल और ऑक्सीजन का जो है मिक्सचर होना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डीजल एंड वेपर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब यहीं से बात नहीं बनेगा, अब इस क्वेश्चन को डील करके किए हम लोग, तो इसमें 2-3 चीज को जो है और हम लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहला अगर आपसे पूछ दे कि सीटेन नंबर क्या होता है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए। सीटेन नंबर बेसिकली क्या होता है कि कौन सा डीजल का ईंधन कितना बेहतर है, उसको बताने के लिए हम क्या नंबर का इस्तेमाल करते हैं, सीटेन नंबर का। और जब भी हम लोग पेट्रोल इंजन का बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे कौन सा पेट्रोल का इंजन जो है, ईंधन जो है बहुत ज़्यादा बेटर होगा, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑक्टेन नंबर। तो एक चीज़ को याद रखना, जितना ऑक्टेन नंबर अधिक होगा उतना ही पेट्रोल अच्छा माना जाएगा उस पेट्रोल इंजन के लिए। और जितना भी सीटेन नंबर कम होगा, जितना भी सीटेन नंबर का वैल्यू कम होगा, याद रखना सीटेन नंबर का वैल्यू कम होगा, डीजल ईंधन उतना ही अच्छा होगा, बेटर क्वालिटी का होगा। और पेट्रोल ईंधन ज़्यादा बेटर क्वालिटी का कब होगा, जब ऑक्टेन नंबर मेरा अधिक होगा। तो नॉकिंग का समस्या जब आता है तो ऑक्टेन नंबर को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। नॉकिंग क्या होता है सर, आप बोल रहे हैं नॉकिंग 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 मतलब नॉकिंग डोर नॉकिंग नहीं, नॉकिंग का मतलब क्या होता है, जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी जब चलाते हैं तो कभी आप गौर कीजिएगा, गाड़ी जब चलाते चलते गाड़ी गर्म हो जाता है, फिर भी अगर आप गाड़ी को उठाते हैं तो एक आवाज़ आता है टक 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 टक, इस टाइप का, तो उसी को बोलते हैं नॉकिंग। तो नॉकिंग में बेसिकली क्या होता है, उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा ईंधन का इस्तेमाल करते हैं जिसका ऑक्टेन नंबर क्या हो, अधिक हो। अगर अच्छे क्वालिटी का ईंधन होगा तो नॉकिंग का प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं आएगा। और डीजल में क्या होगा, सीटेन नंबर जितना कम होगा तो उतना बेटर ईंधन माना जाएगा। इसीलिए अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है ऑक्टेन नंबर किसके लिए देखते हैं, पेट्रोल इंजन के लिए कि डीजल इंजन के लिए, तो तुरंत बोलना है पेट्रोल इंजन के लिए। सीटेन नंबर किसके लिए देखते हैं, डीजल इंजन के लिए कि पेट्रोल इंजन के लिए, तुरंत बोलना है डीजल इंजन के लिए। और कुछ बताइए सर इसके बारे में, चलिए थोड़ा सा और बता देते। जो डीजल इंजन होता है उसमें अमूमन क्या होता है कि उसमें माइलेज मेरे को क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो डीजल को जलाया जाता है या बर्न किया जाता है, वहाँ पे डीजल को कंप्रेशन से जो हीट प्रोड्यूस होता है, दबाने से हीट जो प्रोड्यूस होता है, उसके कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे जलाया जाता है। जबकि पेट्रोल इंजन जो चलता है स्पार्क प्लग से चलता है। पेट्रोल कैसे चलता है, स्पार्क प्लग से। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में सर अंतर क्या होता है, तो डीजल और पेट्रोल इंजन में दोस्तों अंतर ये होता है कि जो डीजल इंजन होता है उसका जो टॉर्क होता है, यानी कि सामान को ढोने का जो क्षमता होता है, जो ताकत होता है इंजन का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जबकि उसमें गति जो होगा बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। जबकि पेट्रोल इंजन में गति ज़्यादा मिलेगा, इंस्टेंट पिकअप ज़्यादा मिलेगा, लेकिन टॉर्क यानी कि भार को ले जाने का क्षमता जो है ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसीलिए ट्रक वगैरह जो है इंडिया में ज़्यादातर ट्रक वगैरह क्या देखने को मिलेगा आपको कि ट्रक वगैरह क्या होता है, ट्रक वगैरह ज़्यादातर डीजल का बना होता है, पेट्रोल का ट्रक वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, बस ट्रक। क्यों, क्योंकि पेट्रोल और ट्रक में क्या होता है कि भार ले जाने का क्षमता अधिक होना चाहिए, और पेट्रोल इंजन अगर रहेगा तो फिर मुश्किल है, डीजल इंजन इसलिए बनाया जाता है। और दूसरा खासियत ये होता है कि डीजल इंजन का माइलेज पेट्रोल इंजन की तुलना में उसी कैपेसिटी का अगर इंजन बनाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। तो दो फायदा हो जाता है,
एक तो हमारा पैसा का बचत होता है, सस्ता पड़ता है, और दूसरा बाहर ले जाने का क्षमता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए ट्रक वगैरह में इंस्टेंट पिकअप नहीं मिलेगा, कार वगैरह में इंस्टेंट पिकअप मिलता है। डीजल कार और पेट्रोल कार में भी ये चीज़ फर्क देखने को मिलेगा। डीजल कार जो है बहुत बड़ा इंजन होगा तब उसमें पिकअप ठीक ठाक मिलेगा, जबकि पेट्रोल कार में छोटा इंजन से भी पिकअप ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बाहर ढोने का क्षमता क्या होता है, डीजल इंजन का अधिक होता है, पेट्रोल इंजन का कम होता है। लेकिन गति प्राप्त करने का जो क्षमता होता है वो डीजल इंजन का कम होता है, पेट्रोल इंजन का अधिक होता है। ये दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए अचानक से आपका हाथ जल रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ रिएक्शन आपको देना है, कुछ भी अचानक से रिफ्लेक्स का एक्शन होना है, कि जैसे कि मान लीजिए बॉल, आप खड़े होकर कहीं पर बात कर रहे हैं, जैसे अभी वीडियो देख रहे हैं, कहीं पर भी बैठ के वीडियो देख रहे हैं, अचानक से कोई बॉल आपकी तरफ आएगा, तो आपका पहला एक्शन क्या होगा, ऐसे करके हाथ ऐसे कर दिए। तो इतना क्विक डिसीजन लेने का काम कौन करता है इतना जल्दी, तो यही आपसे पूछ रहा है, तो इतना क्विक डिसीजन लेने का काम कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। इस चीज़ को याद रखना है। तो चलिए इसी के साथ जो हम लोग, आपको आई होप कि सेक्शन बहुत अच्छा लगा होगा। ये टेस्ट नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन है, इसी के साथ इसको हम लोग एंड करते हैं। और कैसा लगा इसका फीडबैक आप बताइएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब टेस्ट नंबर 2 में जो है हम लोग इसके आगे जो है चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू।